तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास संस्कृत मैराथन की चलेंगी। इसमें कुछ प्रश्न भी रखे गए हैं, लगभग 15 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से आप लोगों का टारगेट आज दिया जाएगा लगभग 10 प्रश्नों का। अगर 15 में से आप लोग संस्कृत के 10 प्रश्न कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप 90 प्लस स्कोर कर जाएंगे, क्योंकि संस्कृत और हिंदी के पैडागोजी जो होते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ जो होते हैं बहुत ही कठिन होते हैं और उसमें से छाट कर निकालना बहुत ही कठिन होता है। तो सभी लोग अगर यहाँ पे 15 में से 10 नंबर कर लेते हैं तो समझ लीजिए संस्कृत में आपका 15 या 18 नंबर कन्फर्म है। जिसको कुछ नहीं आता 15 से 18 नंबर लेके आ जाएगा, और जो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहा होगा उसका कम से कम 20 नंबर से 22 नंबर तक आ जाएंगे संस्कृत में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ में अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आज प्रश्नों की सीरीज और यहाँ पे कुछ मैराथन टिप्स आप लोगों को बताए जाएंगे, जिससे आप लोग क्या करेंगे, संस्कृत के बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे सीटेट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। तो पहला टॉपिक से संस्कृत भाषा शिक्षण शिक्षण विधेयक, मतलब संस्कृत भाषा का क्या है शिक्षण। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। याद रखिएगा, भाषा जो है वो संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर कहना, अपने बातों को रखना दूसरे की तरफ, जिससे बोला जा सकता है। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि भाषा मुख से निकलने वाली सार्थक शब्द वाक्यों का ऐसा समूह है जिसके द्वारा हम अपने विचारों भावों को आदान प्रदान करते हैं। तो मतलब ये है कि जो भी आप बात रखते हैं उसका कोई अर्थ होता है, जिससे सामने वाला समझ के क्या करता है, उसका उत्तर देता है या फिर उसके अनुसार कार्य करता है आपके शब्दों के माध्यम से। और सीट के अनुसार यहाँ पे क्या है, तो सीट के अनुसार धनात्मक शब्दों का विचार को प्रकट करना ही भाषा है। मतलब आप शुद्ध रखिए बातों को, एकदम सही बात कहिए, जो भी है आप एकदम व्याकरण नियम के अनुसार कहिए, तो वो आपकी क्या है, एक शुद्ध भाषा होगी, यानी भाषा का प्रकट करने का एक माध्यम होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या करा है, स्क्रीन शॉट लेते जाइएगा सभी लोग, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोग देखेंगे कि हूबहू ऐसे ही बनेंगे और ऐसे ही मिलते जुलते आएंगे। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य ग्रहण और अभिव्यक्ति करना होता है। संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्य, यानी संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, याद रखिएगा ये टॉपिक्स बहुत ही अच्छा है कि संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है कि भारतीय संस्कृत का ज्ञान करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना। मतलब ये करा है कि संस्कृत का ज्ञान जो आपके पास है, आने वाली पीढ़ी जो है, मतलब आने वाली जो संतानें हैं, जो लोग हैं, वहाँ तक इस बात को पहुँचाना या फिर इन संस्कृतियों को लेकर जाना, यही क्या है, स्थानांतरण कहलाता है। और नेक्स्ट हमारा करा है राष्ट्र, यहाँ पे राष्ट्र के प्रति, संस्कृत के प्रति यहाँ पे समादर। समादर का मतलब होता है समान रूप से भावात्मक एकता का विकास करना। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा करा है विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान प्रदान करना। और यहाँ पे नेक्स्ट करा है संस्कृत बोध पूर्वक सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने क्षमता का विकास करना। मतलब संस्कृत के बोध पूर्वक यानी तर्क अनुसार, विचार अनुसार, सृजनात्मक के द्वारा यानी संप्रेषण के माध्यम से सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखने की क्षमता का विकास करना, यही संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि संस्कृत भाषा में साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना, मतलब क्या है, उससे लगाव रखना, ठीक, संस्कृत में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शिक्षण। आगे और भी महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक्स हैं, याद रखिएगा, कुछ प्रश्न भी शामिल किए गए हैं संस्कृत के। इस टॉपिक्स को खत्म करने के बाद, यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु को खत्म करने के बाद हम लोग अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे शिक्षण 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 का मतलब क्या होता है, कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षक और छात्र के बीच होने वाली सुव्यवस्थित अंतः क्रिया को क्या कहलाता है, शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण के माध्यम से एक दूसरे में सृजनात्मक का विकास होता है। या फिर कह रहा है कि कक्षा में पाठ्यक्रम जो विषय वस्तु है उसको लेकर शिक्षक और छात्र के बीच में होने वाली जो सुव्यवस्थित यानी एक तरीके से अंतः क्रिया की शिक्षण प्रणाली कहलाती है। और यहाँ पे करा कि शिक्षण विधियां, मतलब शिक्षण कौन सी विधियां हैं शिक्षण की, तो शिक्षण यहाँ पे शिक्षण कार्य के सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना ही शिक्षण विधियां कहलाती है। और शिक्षण विधियां कौन कौन सी जान लेते हैं। शिक्षण विधियां जो है परंपरागत यानी प्राचीन, नवीन और आधुनिक, नवीनतम और उपागम। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो गुरुकुल शिक्षा थी, जो चल रही है, याद रखिएगा, जो चल रही है और जो आने वाली है, दूरस्थ शिक्षा को कह सकते हैं इसको, वही आपकी क्या है, तीन प्रणालियां हैं। एक गुरुकुल शिक्षा, एक आपकी जो चल रही है आधुनिक, ठीक है, एक आपकी होती है हस्तक्षेप रहित, जिसमें आप कहीं से भी सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। अगर शिक्षण विधियों की बात करें तो परंपरागत, प्राचीन और नवीन। और यहाँ पे कह रहा है कि नवीनतम में तो सबसे पहले हम परंपरागत यानी जो चली आ रही हैं, मतलब प्राचीन विधियां, उसके बारे में जान लेंगे। तो पाठशाला विधि गुरुकुलम प्रश्न, मतलब इसमें जो पाठशालाएं होती थी, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, इसमें इसका केंद्र जो होता था वो शिक्षक ही होता था। याद रखिएगा, इसका केंद्रक कौन होता था,
शिक्षक ही होता था। ठीक, इसमें बालकों को बोलने का कोई हक नहीं था। इसमें कहानियों के माध्यम से बालकों को सिखाया जाता था गुरुकुल शिक्षा में। नेक्स्ट हमारा कह रहा है व्याकरणवाद, अनुवाद विधि, भंडारण विधियां। मतलब कह रहा है कि व्याकरण के माध्यम से, नियम के माध्यम से सिखाया जाता था और भंडारण विधियां होती थी, मतलब उसे ग्रहण करके सीखा जाता था। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पे पाठशाला विधि। पाठशाला विधि के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? मौखिक एवं गतिविधियां, दूसरा सूत्र विधि, तीसरा यहाँ पे करा है पारायण विधि, और चौथा करा है कि वाद विवाद विधि, और चौथा पांचवा करा है व्याख्यान विधि, और यहाँ पे छठा करा है प्रश्न उत्तर विधि, सातवां कथा कथन विधि, और यहाँ पे आठवां करा है कक्षा नायक विधि, और यहाँ पे नौवां करा है भाषण विधि, और चौथा करा है यहाँ पे 10वां करा है व्याकरण विधि। तो इसके माध्यम से हम जानते हैं कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में हमें क्या क्या किसके माध्यम से सीखना पड़ता था। तो 10 माध्यमों से सीखा जाता था। सूत्र के माध्यम से, पारायण के माध्यम से, वाद विभाग, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कथा के माध्यम से, कक्षा में कक्षा विधि के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, और यहाँ पे व्याकरण के माध्यम से। इसका लेकिन केंद्र कौन होता था? याद रखिएगा, गुरुकुल शिक्षा में यहाँ पे शिक्षक ही केंद्र होता था और बालक जो था मुख बहिक बन के सुनता था और उसको ग्रहण करता था। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे देखिए मौखिक की अगर बात किया जाए यहाँ पे मौखिक एवं व्याकरण में, तो वैदिक शिक्षा मौखिक होती थी। वेद मंत्रों उच्चारण का बार बार यहाँ पे मौखिक उच्चारण करके कंठस्थीकरण यानी रटाने की क्रिया की जाती थी। इसमें वेद मंत्रों और उच्चारण के बार बार मौखिक मतलब बोलकर सुनाया जाता था और कंठस्थीकरण बालक करते थे। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दूसरा करा है कि छात्र द्वारा दिया गया उच्चारण संबंधी दोष को शिक्षक व्यक्तिगत रूप से दूर करता था। मतलब अगर आपकी कोई मंशा है या फिर आपकी जिज्ञासा है तो आप बताते थे, तो शिक्षक उसको दूर करता था। और यहाँ पे तीसरा करा है प्रतिदिन नवीन पाठ प्रारंभ करने से पूर्व पाठ का मूल्यांकन किया जाता था, और अब तक यहाँ पे जब तक पढ़ाए गए पाठों के मुख्य बिंदु की आवृत्ति के बाद ही उन्हें आगे, मतलब जो भी पाठ आज पढ़ाया गया है और कल नेक्स्ट पाठ शुरू करने से पहले उसे पहले दोहराया जाता था कि सबको समझ में आया या नहीं और किस प्रकार से बताया गया है और बालक अपने बातों को किस प्रकार से रख रहा है। इसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक्स पे आगे बढ़ा जाता था। गुरुकुल शिक्षा की ये प्रणाली थी। और नेक्स्ट करा है कंठस्थीकरण पर अधिक बल होता था, यानी रटने पर अधिक बल होता था यहाँ पे। तो ये भी सीखने की क्रिया है कि जितना आप याद कर लेंगे उतना आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा कंठस्थीकरण जो एनसीएफ हमारा कहता है कि कंठस्थीकरण से दूर रहना है, लेकिन याद रखिएगा सभी लोग कुछ ना कुछ कंठस्थ करते हैं और बिना कंठस्थ किए आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो उस समय के ये फायदे थे। और पांचवा, उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी कि सभी लोग नोट्स कर पाए। ठीक। और यहाँ पे करा पांचवा लाभ, छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता था और मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती थी, मतलब बोलने की शक्ति प्रबल होती थी और जो भी बोला जाता था उच्चारण वो क्या होता था, एकदम सही था, शुद्धता थी। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, हमारा प्रश्न आ गया है। याद रखिएगा सभी लोग प्रश्नों को बेहतर तरीके से करिएगा और सभी लोग से आशा करते हैं कि आपका स्कोर इस बार जो जाएगा 90+ जाएगा सीटेट में, आशा यही करते हैं। ठीक। तो जितने लोगों का आज यहाँ पे 15 में से 10 प्रश्न सही होंगे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ईमानदारी से कितने लोगों ने आज के प्रश्न को सही किया। तो हमारा ये कह रहा है कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग रूढ़ी शब्दे यथार्थखम एतत् सूचक। करा कि संप्रेषण मात्रक के भाषा शिक्षण के उपयोग से रूढ़िवादी शब्दों का ये तो कौन सा यहाँ पे सूचक है। तो पहला हमारा कह रहा है कि कौन, यहाँ पे कोश सस्योपयोगम अर्थम च, दूसरा कह रहा है कि अर्थ रूपम च, और तीसरा कह रहा है कि ध्वनि शास्त्रम व्याकरणम च, और चौथा कह रहा है कि व्याकरणम ध्वनि विज्ञानम च। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए संप्रेषण की बात कर रहा है, यानी भेजने के माध्यम बात कर रहा है कि भेजने भाषा शिक्षण में संप्रेषण का उपयोग रूढ़िवादी शब्दों में किस प्रकार से होता था। तो याद रखिएगा जब भी आप संप्रेषण करेंगे तो अपनी बातों को किसी के माध्यम से रखेंगे तो वो जो जाएगा हमारे यहाँ पे ध्वनि शास्त्रम व्याकरण के माध्यम से जाएगा। ठीक। यहाँ पे इसका उदाहरण भी दिया गया है, उदाहरण देख लेते हैं। संप्रेषण भाषा शिक्षण में उपयोगी रूढ़ शब्द ध्वनि शास्त्र एवं व्याकरण को सूचित करती है। व्याकरण के माध्यम से के द्वारा संस्कृत पढ़ाई जाती है, ध्वनि शास्त्र का ज्ञान कराया जाता है। ये दोनों रूढ़ शब्द संप्रेषण भाषा शिक्षण के उपयोगी होते हैं। तो तीसरा हमारा सही था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है दूसरा करा है कि भाषा शिक्षण नियंत्रण नाम, यानी भाषा शिक्षण के कौन से नियंत्रण नाम है। तो यहाँ पे करा है कि नियंत्रणम नाम कौन से। तो पहला करा है कि लक्ष्य भाषाया निर्गयम लोकप्रयोग, दूसरा करा है कि परिवीक्षित भाषा शिक्षण, और तीसरा करा है कि उपाध्याय नियंत्रण भाषा शिक्षण, और यहाँ पे चौथा करा यथार्थम निर्धारयतु व्याकरण सी उपयोग। तो इसका राइट आंसर दूसरे का किसके साथ जाएगा। कह रहा भाषा शिक्षण का नियंत्रण नाम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे यथार्थम निर्धारम,
ठीक, व्याकरण उपयोग। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि इसका उत्तर नीचे दिया गया है। करा भाषा शिक्षण में नियंत्रण का नाम इस प्रकार है: यथार्थम निर्धारयितुम व्याकरण सुपयोग, अर्थात व्याकरण निर्धारण करने के लिए व्याकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे तीसरा। सभी प्रश्नों को बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे, फिर इसके बाद आप लोगों की चलेंगी आप लोगों के टैग वर्ड। ठीक, छात्रः कृत्याः सर्वे भाषादोषायाः अध्यापकेन नवे शोधनीयाः यतः। यहाँ पे पहला हमारा करा कि तदत्य अंतनम दुष्कर्मम। दूसरा करा कि प्रायो दोषाः भाषाबोधनम सूचयन्ति। तीसरा करा है कि दोष शोधनम भाषाबोधनस्य भागो न। और यहाँ पे चौथा करा है छात्राः शिक्षकान परीक्षेतुम स्वच्छयम दोषयान कुर्वन्ति। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दिए तीसरे का। देखिए कह रहा है छात्रों को कृत्या में सर्वे भाषा दोष को अध्यापन किस प्रकार से शोध यानी शुद्ध सही कर सकता है? तो कह रहा है तदर्थ से दुष्कर्म से, गलत कार्यों से नहीं। प्रयोदोषा भाषा बोधनम सूचनियम से। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रायोदोष के भाषा बोधन को सूचित करके, उसे जान करके। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ने से पहले इसके उत्तर देख लेते हैं। छात्रों द्वारा भाषा दोष प्राय भाषा के स्पष्टीकरण में विसंगति प्रकट करता है, अतः इस प्रकार के अध्यापक का विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है हमारा चौथा देख लेते हैं क्या कह रहा है। चौथा हमारा कह रहा है शिक्षा संबंध मूलभूत अधिकार संविधानेन परिष्करणेन कार्यान्वीकृत। तो पहला हमारा कह रहा है कि संविधानस्य त्रशीतितमेन परिष्करणेन, और दूसरा करा है संविधानस्य खडशीतेमेन परिष्करणेन, और यहाँ पे तीसरा करा है संविधानस्य त्रिनवतिमेन परिष्करणेन, और यहाँ पे चौथा करा है संविधानस्य खडनतीतमेन परिष्करण। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे का। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। शिक्षा के संबंध में मूलभूत अधिकार संविधान के कौन से परिस्थिति में लिया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर पहले के साथ, दूसरे के, तीसरे के या फिर चौथे के। तो चौथे का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे संविधान के यहाँ पे खडशीतेश मतलब कह रहा है कि उसके परिकेय से लिया गया है। आइए इसके उत्तर देख लेते हैं। कह रहा है कि शिक्षा से संबंधित मूलभूत अधिकार यहाँ पे कह रहा है कि 93 संविधान संशोधन से स्वीकृत किया गया था, अर्थात 93 संविधान संशोधन में शिक्षा के मूलभूत अधिकार को शामिल किया गया था। पांचवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। पांचवा देख लेते हैं क्या कह रहा है। पांचवा हमारा ये कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तरे पाठन कौशलम परिचितुम उत्तम उपयोग। करा कि उच्च प्राथमिक स्तर में पठन कौशल के परीक्षा के लिए कौन सा सर्वोत्तम है? तो पहला करा है कि निगदित पाठ्यक्रम पुस्तक उपयोग, और करा है दूसरा कि कठिनतम पाठनच्छेदानाम उपयोग, और यहाँ पे तीसरा करा है उचित काठिन्यतानाम अदृष्ट पूर्वाणाम अनुच्छेदानाम उपयोग, और चौथा करा है कि अभिजात काव्यान नामेव संग्रहस्योपयोग। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। प्राथमिक स्तर पे पाठन कौशल के परीक्षा में कौन सा उपयोग है? तो यहाँ पे कहा निगदित यानी हर दिन क्या करा है? नए पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना, और यहाँ पे देखिए दूसरा करा कंठस्थ यहाँ पे कठिनतम जो पाठ का बिंदु है, परिच्छेद है, उसका उपयोग करना। तीसरा उचित यहाँ पे करा है काठिन्य स्थानांतरण अदृश्य पूर्वाणम, यानी करा है कि पहले जो कठिन शब्द है उसके पहले उसके क्या करना है? पूर्वानुमान लगाना है, अनुच्छेद करना है और उसका उपयोग करना है। तो जहां पर भी उपयोग आए, ठीक है, और यहाँ पे दृष्टि पूर्वाणाम आए, ठीक, यहाँ से ऐसे शब्द आए तो आपका राइट आंसर जो जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल के परीक्षण का सबसे उत्तम उपाय उचित एवं कठिन स्तरों का अंतर्दृष्ट एवं अनुच्छेदों का उपयोग करना। देखिए वही शब्द है। छठे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। छठा देख लेते हैं क्या करा के छात्राणाम स्वायत्तायाम प्रोन्नतिकृति परिणाम कार्येषु मार्गेषु एक। करा कि छात्रों का स्वायत्ता के प्रोन्नति के लिए कौन सा परिणाम उपयोगी है, मार्ग उपयोगी है? तो पहला करा है कि परिप्रश्नम कुर्ती छात्राणाम प्रोत्साहित करना, सभी प्रश्नों के लिए छात्रों का प्रोत्साहन करना। दूसरा करा है कि कठोर अनुशासन विधि द्वारा, और तीसरा करा है निगदित पाठ्यनाम
सवित्रम पाठ्यम, करा कि रोज रोज नए पाठ्यों का अनुसरण करना या फिर उसको बताना, और करा कि पौने पुण्य छात्र परीक्षण करना। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किसके साथ जाएगा? देखिए पौने पुण्य तत्काल तत्काल नहीं, निगदित पाठ का नहीं करना है, कठोर विधि का प्रयोग नहीं करना। यहाँ पर प्रोत्साहित दिया है, याद रखिएगा कुछ टैग वर्ड भी होते हैं, प्रोत्साहित शब्द जहाँ पे आए उन्हें क्या करना चाहिए? सीखने के लिए करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो राइट आंसर जो जाएगा पहले के साथ जाएगा। इसके उत्तर को देख लेते हैं। करा के छात्रों को प्रश्न का पूछा जाना उसके ज्ञान को प्रोत्साहित करता है, इसके लिए उसके अध्ययन के प्रति विशेष रुचि बनाए रखनी है। यहाँ पे प्रश्नों का सटीक उत्तर देना उसकी अपनी ज्ञान गरिमा का बोधक होता है। तो ये पहला सही था। 7वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 7वां देख लेते हैं क्या करा है। 7वां करा के रचनात्मकालनस्य प्रधानोद्देश्य कौन सा है? कला रचनात्मक कार्य के कौन सा प्रधान उद्देश्य है? तो पहला करा है उत्तराम अनुत्तराम निर्धारण, यानी यहाँ पे करा के पास और फेल में क्या करना है? निर्धारित करना है। बांटने की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा जहां पर भी बांटने की बात आए वहां पे आपका उत्तर गलत होगा। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में बांटने की बात कर रहा है। करा के उपलब्धि मापन, यानी उनकी उपलब्धियों का क्या करना है? मापन करने के लिए करा है, नहीं। नेक्स्ट करा है कि बोधनास, यहाँ पे बोधनस्य नोत्रीतिकरणम, करा है कि बोध, यहाँ पे उसके माध्यम से सीखना और सिखाने के बाद बोध करना, ठीक है, सिखाने की बात कर रहा है। छात्रों ने दोषण संप्रेषण नहीं, ये गलत है। राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा बोधनस्य, ठीक है। बोधनाध्ययन न्यूनतीकरण करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके उत्तर पे कह रहा है कि रचनात्मक आकलन का प्रधान एवं प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे बोधन, ज्ञान के अध्ययन की उन्नति करना, अर्थात ज्ञान के अध्ययन का ज्ञान के आकलन रचनात्मक कार्य को होना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। 8वां करा कि व्याकरण बोधनस्योत्तम उपाय कौन सा? कह रहा कि व्याकरण के बोधन यानी सीखने के, ज्ञान के सीखने के सबसे उत्तम उपाय कौन सी है? तो पहला यहाँ पे करा कि विवेकम व्याकरणाम साभ्यास सयुपयोग। दूसरा करा है कि अलंकार बोधने केंद्रीकरण, और यहाँ पे तीसरा करा है कि व्याकरण कार्याणाम एकीकृत उपयोग, और यहाँ पे चौथा करा है कि व्याकरण सूत्रणाम छात्रम कंठस्थीकरण। तो कंठस्थीकरण करने का जहां पर भी बात आए गलत है। सब विवेक के व्याकरण की भी बात कर रहा है, उपयोग करने की बात कर रहा है, ये भी गलत आपका है। अलंकार की बात कर रहा है, ये भी गलत है। व्याकरण कार्य या एकीकृत उपयोग, यानी व्याकरण कार्य को एकीकृत यानी एक साथ मिलाकर सिखाने का कार्य करना चाहिए। तो राइट आंसर तीसरे का हमारे यहाँ पे 8वें का तीसरा होगा। यहाँ पे देखिए करा व्याकरण के ज्ञान का सबसे उत्तम उपाय व्याकरण एकीकृत उपयोग, अर्थात व्याकरण के ज्ञान के लिए क्रियात्मक व्याकरण के एकीकृत उपयोग, वही एक साथ लेके चलना। मातृभाषा को क्रियात्मक उपयोग के व्याकरण के साथ लेके चलना है, वही ये सबको साथ में लेके चलना। नेक्स्ट हमारा करा कि भाषा अध्ययन आकलन च विभाग नाम कौन सा है? पोर्टफोलियो की बात कर रहा है। तो पहला करा है कि सावधिक लेखनिक परीक्षा, और यहाँ पे दूसरा करा है प्रतिसन्नम क्रियणाम क्रियमाणा मौखिक परीक्षण, और तीसरा करा कि छात्रयाः कालिकः कार्य संग्रह यह तस्याः प्रगतिम दर्शतेः, और चौथा करा कि प्रतिसन्नम छात्र व्यवहारा अभिलेखनम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा इसका? 9वें का। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भाषा अध्ययन के आकलन के लिए कौन सा पोर्टफोलियो के लिए उपयोगी है? तो देखिए जहां पर बात छात्रों की बात किया हो, उसके काली की बात किया है, कार्य संग्रह की बात किया हो, तस्या प्रगति की बात किया हो, वही तो है पोर्टफोलियो तैयार करना, मतलब सभी कार्यों को एकत्रित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा एकदम राइट आंसर है। कला छात्रम कालीन संग्रह तस्या प्रगतिम दर्शते, अर्थात छात्रों के समयानुसार कार्यों को संग्रह, उसकी प्रगति को देखना। सही है, सभी उसमें शामिल है। 10वां हमारा कह रहा है कि इतिवृत्त्याभिलेखन सी उपयोग। पहला हमारा कह रहा है कि शैक्षणिक क्षेत्रणाम प्रसन्या, दूसरा कह रहा है कि जीवनस्य अभिवृत्त्यनाम मौल्यानाम जीवन कौशलम आकलन, तीसरा कह रहा है कि छात्राणाम क्रियावश्यकताम विश्लेषणम, और चौथा कह रहा है कि भाषिक नैपुण्याकलने सहायम। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 10वें का। देखिए यहाँ पे करा इतिवृत्त्याभिलेखन उपयोग, तो इसके लिए जीवन से अभिलेखना अभिवृत्तिनाम मौल्यानाम जीवन कौशल को सिखाना, यही आकलन सबसे उपयोगी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 11वां है कि कह रहा है कि पाठस्य संवेग परिस्परणम नाम कौन सा है? तो पहला कह रहा है कि निर्दिष्ट सूचना अन्वेषणम, यहाँ पे कह रहा दूसरा पाठ्य वस्तु प्रमुख उद्देश्यम दृष्टि शीघ्रावलोकनम, और तीसरा कह रहा है कि संबंध सूचना त्यजनम
और तीसरा चौथा करा कि मंदम मंदम सावधानम च पाठस्य पठनम। तो 11 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे असंबंधनात्मक सूचनात्मक। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा। क्योंकि इसका उत्तर आइए देख लेते हैं क्यों इसके साथ जाएगा। क्योंकि पाठ के संवेग परिणाम का नाम इति प्रकार है असंबंधनाम, अर्थात पाठ में जो भी सूचनाएं उससे संबंध है अर्थात उस पाठ से संबंध न रखती हो उसका परित्याग कर देना, उसे ही पाठ का संवेग परिसरणम कहा जाता है। 12 का हमारा यहाँ पे क्या करा है? 12 का ये करा है कक्षायाम शिक्षका विविधानाम उपयोगा उपायनाम प्रक्रियाश्च एतद एदश्चतम उपयुश्चित। पहला करा है कि स्वदेश्यम, क्या लिखा है जी? स्वदेध्यघ्नम प्रदर्शनितुम। दूसरा करा है कि परिणाम कारिकता छात्राम आकलनितुम। तीसरा करा है कि शीघ्रम प्रदनोति स्थिति कृतम। चौथा करा है कि विविध विविध छात्राणाम प्रकाराणाम आवश्यकतम पूर्यम। तो यहाँ पे पूर्यितुम। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 का किसके साथ जाएगा? तो 12 का राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे विविध प्रकार के छात्रों के यहाँ पे आवश्यकता को पूरा करना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का देखिए यहाँ पे क्या करा है कि करा है कि चित्रण आकलन पैचाटाम करा कि प्री चार्ट माध्यम च पदत्त विषयम पर यहाँ पे करा है कि उपयुज्य प्रबंधम रचितु यदा यदा छात्राम निर्दिष्ट तदा प्रधान उद्देश्यम भवति। करा है कि चित्रों के माध्यम से पैटर्न के माध्यम से किस विषय का उपयोग प्रबंधन यहाँ पे रचा जा सकता है जिससे छात्र निर्दिष्ट तथा प्रधान उपयोग कर सके। तो पहला करा कि विविध चैत्यम विस्तार अध्ययनम। दूसरा करा है कि प्रशंसा द्वारा सृजनात्मकता पोषण करना। और यहाँ पे तीसरा करा है कि शब्द वल्याम पोषणम साहित्यम कौशलानाम प्रवृत्तिय। और चौथा करा है कि चित्रणाकड़म शब्द रूपम विषयाम परिवर्तनम। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा आया क्योंकि चित्रों के माध्यम से शब्द रूपों का यहाँ पे विषयान करना है। क्योंकि अगर अंधा बालक है उसे कुछ दिखेगा ही नहीं तो क्या करेगा? हाँ, तो नेक्स्ट है यहाँ पे इसका करा कि चित्रों के विषय से संबंध चार्ट के माध्यम से प्रदान करने वाले का उपयोग प्रबंधन या उपाय के जब छात्रों को निर्देश किया जाता है कि उसका उद्देश्य चित्रांकन का शब्द के रूप में विषयों का परिवर्तन हो तभी किया जाता है। और यहाँ पे चौथा हमारा कर रहा है कि यदा अध्यापक अवगनम क्लेशनाम न्यूनताम च ज्ञानतम परीक्षा करोति तादस्यम परीक्षा एवं भवती। तो पहला करा है हमारा यहाँ पे सिद्धि परीक्षा नैपुण्यम परीक्षा और यहाँ पे तीसरा करा है निदानात्मक परीक्षा, चौथा करा उपचारात्मक परीक्षा। तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का किसके साथ जाएगा? तो 14 का जाएगा उपचारात्मक शिक्षण जाएगा। ठीक है, उपचारात्मक परीक्षा के साथ जाएगा। क्यों जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। जब अध्यापका आती है या आगमन पर कष्ट क्लेश का न्यूनतम के ज्ञान की परीक्षा करती है तो उसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है अर्थात छात्रों की कमियों को पहचानना या उपचार करना। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग करिएगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका उत्तर हम नहीं देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। छात्रा कथया अंतनम परिवर्त्य परित्यय कथनाम पुनर्लिखितुम यदा निर्दिष्टम तथा प्राधान्य उद्देश्य। तो पहला हमारा करा है कि यहाँ पे कार्य संग्रह कौशलम वर्धनम। दूसरा करा है कि टिप्पणी लेखनम शक्ति वर्धनम। तीसरा करा है कि भावनुवाद कौशलम वर्धनम। और यहाँ पे चौथा करा है कि छात्र सृजनात्मकता वर्धनम। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से इसका कमेंट करिए और इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर देंगे और आज बताएंगे कि 15 में से कितने लोगों का 10 नंबर सही हुआ है। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए बता दें आप लोगों को, जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को हम दे देते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर पाने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप नंबर पे हमारे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं 82 99 52 49 41। ठीक, इस पर मैसेज करिए और हाई लिख के भेजिए और लिख दीजिए पीडीएफ। आप लोगों को किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए वो मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।